Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to my YouTube channel SA Chemistry Academy. आज का फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि मज़ीद हम आपकी रहनुमाई फरमा सकें। तो चैप्टर 1 के जो टॉपिक्स आज हमने समझने हैं, जो लेक्चर 1 था जो पहले मैंने अपलोड कर चुका हूँ, उसमें एटम और मोनोएटॉमिक डायटॉमिक एग्जिस्टेंस इनके बारे में बताया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आयन, कैटाइंस और एनाइंस। इनके बारे में कि कैटाइन और एनाइन कैसे बनते हैं और कैटाइन की जो साइज होती है अपने पेरेंट एटम से शॉर्ट होती है, छोटी होती है, क्यों होती है, और एनाइन की साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ी होती है, क्यों होती है। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्यों आता है, एनाइन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो क्यों आता है, क्या वजह होती है। और उसके बाद आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे, आइसोटोप क्या होती है और आइसोटोप्स के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट कितनी कितनी आइसोटोप्स रखते हैं। तो आज का टॉपिक जो है इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द एमडीकेट स्टूडेंट्स एंड आल्सो फॉर द न्यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। तो स्टार्ट करते हैं आज का। आइन से हम स्टार्ट करते हैं कि आइन क्या होता है। द चार्ज्ड स्पीशीज, कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट हो जाए, चार्ज आ जाए, उसको आइन कहा जाता है, चाहे वो पॉजिटिव आइन आए चार्ज आए या नेगेटिव आइन आए। फॉर एग्जांपल मैं जहाँ से आपको एक कोई भी एटम हम लेते हैं, लेट्स सपोज एक एटम ए है, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज आ गया है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन अब ये आइन कहलाएगा। जब तक उसके ऊपर चार्ज नहीं है तो वो एटम कहलाएगा, जब चार्ज आ गया तो वो आइन कहलाएगा। अब आइंस की दो टाइप्स हैं, एक केटाइन होता है और एक एनाइन होता है। केटाइन क्या होता है कि केटाइन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन द न्यूट्रल एटम इज नाउ कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन। तो आफ्टर जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एटम कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव आइन के, उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा जाएगा, उस आइन को, उस एटम को क्या कहा जाएगा, कैटाइन। नाउ अब उसको आप एटम नहीं कहेंगे, नाउ इट विल कॉल्ड एज कैटाइन। इसी तरह जो एनाइन होता है, एनाइन इज फाउंड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आइन, और उस नेगेटिव आइन को क्या कहा जाएगा, एनाइन कहा जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लेन देन का मामला है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटाइन कहा जाएगा और नेगेटिव आइन वाले को या नेगेटिव चार्ज वाले को एनाइन कहा जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्रिएट क्यों होता है, ये किस वजह से आता है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन के एटम की, ताकि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ सके कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आने की वजह क्या होती है। देखें, एक हाइड्रोजन का एटम है, आपको पता है कि हाइड्रोजन के एटम या कोई भी एटम होता है, उसके सेंटर के अंदर जो पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन के ऊपर हमेशा आपको पता है कि प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस न्यूक्लियस की सराउंडिंग में एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस हाइड्रोजन का अगर हम एटम लें तो हाइड्रोजन के एटम का जो एटॉमिक नंबर है 1 कहलाता है। 1 एटॉमिक नंबर का मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। मीन्स कि अगर हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 कहलाएगा। या इसको वो उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इट मीन्स कि उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी 1 है। अच्छा, बाय नेचर अल्लाह ताला ने क्या सिस्टम रखा हुआ है, खुदा नेचर की तरफ से, कि जितने किसी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन 1 है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हो या 2 हो या 3 हो या ना हो, ऐसा नहीं हो सकता।
ओवरऑल एटम जो होता है, जो कुदरत ने एटम जो क्रिएट किया है नेचर ने, दैट इज न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल वो इसी सूरत में हो सकता है कि जब पॉजिटिव चार्जेस इक्वल हो नेगेटिव चार्जेस के। अगर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं तो फिर ओवरऑल एटम न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लें तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं 1, यानी कि प्रोटॉन्स कितने हैं 1, और नेगेटिव चार्ज कितने हैं दैट इज आल्सो 1, यानी कि नेगेटिव चार्ज मतलब कि क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों 1 1 है, तो ओवरऑल ये एटम क्या कहलाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मीन्स के अगर आप मैथमेटिकली देखें तो पॉजिटिव 1 इसको मैथमेटिकल इक्वेशन की उसमें देखें तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम कैरीज +1 चार्ज एक और -1 चार्ज भी एक, तो ओवरऑल इट इज न्यूट्रल एटम। ठीक है, आप इसको यूं समझ सकते हैं आसान उर्दू में कि पॉजिटिव प्रोटॉन्स भी एक है और नेगेटिव भी एक है, तो ओवरऑल एटम न्यूट्रल हो गया। अब जब ये हाइड्रोजन किसी के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो हाइड्रोजन की जो नेक्स्ट शेप बनती है वो यूं बन जाएगी कि प्रोटॉन तो उसके पास एक रहेगा, पॉजिटिव चार्ज मीन्स 1 रह गया, और जो उसके शेल में इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, वो किसी और को उसने दे दिया, डोनेट कर दिया। तो अब यहाँ पर स्टेट क्या बन रही है कि प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। मीन्स कि जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल था वो अब 0 हो गया। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो प्लस का 1 बैलेंस में बच जाता है, तो इस वजह से इसके ऊपर +4 दे दिया जाता है। इसको इक्वेशन की फॉर्म में यूं लिखा जाएगा कि सोडियम एटम सॉरी हाइड्रोजन एटम लूज इट्स इलेक्ट्रॉन या डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव चार्ज। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया और खुद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये 2 चार्ज आ जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को एटम चार्ज करता है, जैसे सपोज करें मैं अगर बेरिलियम का एटम बनाता हूँ या मैग्नीशियम का एटम बनाते हैं, मैग्नीशियम के एटम के अंदर 3 शेल होते हैं। मीन्स के मैग्नीशियम के एटम के अंदर प्रोटॉन्स की क्वांटिटी जो है वो 12 है, क्योंकि मैग्नीशियम इज इक्वल टू, इसका एटॉमिक जो नंबर है दैट इज 12 और एटॉमिक मास 24 होता है। तो 12 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब इसमें प्रोटॉन्स 12 हैं। जितने प्रोटॉन्स मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज जितने होते हैं उतने ही नेचर की तरफ से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वो बाद में इलेक्ट्रॉन लेन देन जब करते हैं, एक दूसरे को डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है। बाय नेचर इनकी जो हर एटम के अंदर बैलेंस में होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि इसके 12 प्रोटॉन हैं, तो 12 पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो इसकी सराउंडिंग में 12 इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 2 2 4 2 6 और 2 8, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। मीन्स कि आप इसको अगर नंबर ऑफ शेल के हिसाब से लिखें तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए, सेकंड जो शेल आएगा उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आए, और जो तीसरा शेल है थर्ड शेल उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 11 पूरे हो जाएंगे। 8 2 2 और 8 10 और एक जब इसमें थर्ड शेल में 1 आएगा तो ये टोटल 11 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो तीसरा शेल हम यहाँ पर बनाते हैं, तो थर्ड शेल हमने यूं बनाया और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया मैग्नीशियम के एटम में। अब जब मैग्नीशियम का अगर मैथमेटिकली हम इसके बैलेंस निकालें तो मैग्नीशियम के एटम के अंदर जो प्रोटॉन की क्वांटिटी है, जिसको पॉजिटिव चार्ज हम कहते हैं, वो है 12, और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव होते हैं उनकी क्वांटिटी भी 12 है। तो ओवरऑल आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओवरऑल एटम इज योर न्यूट्रल। लेकिन अगर हम जब प्रोटॉन इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 करने में 2 पहले में और तीसरे में 2 होंगे तभी 12 होंगे। 11 नहीं करने, 11 सोडियम के होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन टोटल करने हैं, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हो गए। अब यहाँ जब ये मैग्नीशियम का एटम बॉन्ड बनाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, डोनेट कर देगा किसी और को। जब डोनेट कर देता है
तो इसकी जो नई शेप आगे बनेगी वो ये बनेगी आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो इसमें 12 ही रहेंगे क्योंकि न्यूक्लियस बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, ना वो लेन देन में हिस्सा लेते हैं। न्यूक्लियस में जो चीज़ जितनी होती है उतनी ही रहती है, वो कभी कम या ज़्यादा नहीं होती। कम या ज़्यादा होती है लास्ट शेल की चीज़, आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, तो दिस इज सेकेंड शेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हुए। और जो तीसरे शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी कि ये तीसरे शेल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए, मीन बोथ 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय मैग्नीशियम एटम। अब यहाँ पर आप देखें तो इसके जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, सेकेंड शेल जो है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और जो थर्ड शेल था है उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसने दोनों इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दिए। अब यहाँ पर इसकी मैग्नीशियम के एटम की बनाए तो प्रोटॉन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो 12 है, 12 पॉजिटिव चार्जेस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अब 10 हो गए, मींस के जो नेगेटिव चार्जेस वो 10 हो गए। तो अगर आप इनको मैथमेटिकली देखें तो प्लस के 2 चार्ज ज्यादा है, मतलब बैलेंस में हो गए, तो हम इसके मैग्नीशियम के ऊपर डाई पॉजिटिव इस तरह आइन दे दिया जाता है। इसकी इक्वेशन में लिखा कैसा जाएगा कि मैग्नीशियम कन्वर्टेड इनटू डाईपोलर, या इसको 2 पॉजिटिव डाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, ये इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी। तो ये जहां तक आपको समझ में आ गया कि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। पॉजिटिव चार्ज का मकसद ये होता है कि इसके अंदर प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बराबर होती है तो एटम यूं न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता। इसी तरह अगर हम एनाइन का एग्जांपल लें तो एनाइन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फ्लोरीन का एग्जाम्पल लेता हूँ। फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर है 9, मीन्स के इसका जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर 9 प्रोटॉन्स होंगे, मीन्स प्रोटॉन 9 जो कि पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और इसकी सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज ऑल्सो 9 होने चाहिए। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और आपको बताया मैंने कि पहले शेल में 2 होते हैं और दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दूसरे शेल के अंदर मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, मिनिमम 1 भी हो सकता है। तो दूसरे शेल के अंदर 9 पूरे करने, 2 इसमें, 4, 6 और ये एक साथ 7 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में आ गए, सॉरी दूसरे शेल में आ गए। तो इस पे हम ये बना सकते हैं कि इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए और इसके जो सेकंड शेल था उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं क्लोरीन के अंदर। अब ये फ्लोरीन क्या करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन मजीद गेन करता है, किसी दूसरे का एक एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और वो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आके इसके साथ अटैच हो जाता है, ये इसके अंदर एंटर हो जाता है इस फ्लोरीन के एटम के अंदर। और फ्लोरीन का एटम अब इसका जो बैलेंस है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो रेशो है वो चेंज हो जाता है, और चेंज का नतीजे में क्या होता है कि इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो तो 9 ही रहते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है दैट इज आल्सो 2, लेकिन जो सेकंड शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुका है। पहले उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का मजीद इजाफा हो गया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आया है। अब यहाँ पर आप इसको देखें तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके सेकंड जो शेल है सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया। तो यहाँ पर इसका अगर इक्वेशन देखें तो इसके फ्लोरीन के एटम के अंदर प्रोटॉन जो है जो कि पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन हैं उनकी क्वांटिटी हो गई है वो 9 ही रहे, और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले थे वो 10 हो गए, मीन्स कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है एज कंपेयर टू तो जो उसके पेरेंट एटम्स है। तो इस वजह से इसके ऊपर माइनस का एक चार्ज इजाफी आ जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज भी कैरी कर रहा होता है,
इस वजह से उसकी क्वांटिटी डिसबैलेंस हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको इक्वेशन की फॉर्म में यूं लिखा जाएगा कि F फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कन्वर्टेड इनटू F1, तो ये कहलाएगा फ्लोरीन का एनाइन और ये कहलाएगा फ्लोरीन का एटम, ये न्यूट्रल एटम और ये एनाइन। जहां से एक बात आपको बता दूं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि फ्लोरीन का एक एटम यूं कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फ्लोरीन हमेशा जब भी रहेगा वो किसी न किसी के साथ इलेक्ट्रॉन लेके और बॉन्ड बना के कंबाइंड स्टेट में रहता है, अकेला फ्लोरीन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया होगा। अगर मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको पर्सनली आपके आंसर करने की कोशिश करूंगा। अब जो नेक्स्ट इसका जो केटाइन और एनाइन के मजीद थोड़ा सा डिफरेंसेस हम समझ लें कि इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है। तो केटाइन जो है इज फाउंड बाय लॉस ऑफ वन या मोर इलेक्ट्रॉन। केटाइन की डेफिनेशन क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है कोई भी एटम इन एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, जहाँ से ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो वो क्या कहलाता है? वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। वैसे तो ऑक्सीडेशन की और भी डेफिनेशंस हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल आपने समझना है, जब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। फिलहाल ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और एनाइन क्या होगा कि जब भी एक एनाइन इज फाउंड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा इन द रिजल्ट ऑफ रिडक्शन, तो उसको प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है। तो ये एनाइन बनेगा। मीन्स के ऑक्सीडेशन की, जब भी कोई एटम ऑक्सीडेट होगा या ऑक्सीडेशन करेगा तो वो केटाइन बनेगा, और जब भी कोई एटम रिडक्शन करेगा तो वो एनाइन बनेगा। ये आप जहन में रखिएगा, इन पॉइंट्स को एक रजिस्टर के ऊपर आप नोट कीजिएगा ताकि आपको आइंदा जो MD कैट के MCQs आएंगे उनमें ये क्वेश्चंस आपको हल करने हैं और आपको सॉल्व करने होंगे। दूसरी चीज के केटाइन में कैरी, जब केटाइन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव 1 चार्ज आएगा, 2 लूज करेगा तो पॉजिटिव 2, 3 लूज करेगा तो पॉजिटिव 3। इसी तरह एनाइन -1 -2 -3 सो ऑन, जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर है एक तीसरा पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, कि साइज ऑफ केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। जो भी पेरेंट एटम होता है उससे जो केटाइन बन रहा होता है उसकी साइज कम हो जाती है, थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है। और इसी तरह एनाइन जो है उसकी साइज पेरेंट एटम से ज्यादा हो जाती है। ये आप समझ गए होंगे अभी तक कि क्यों ऐसा होता है। नहीं समझे तो मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकली या केमिकल की लैंग्वेज में थोड़ा सा आसान करके समझा देता हूँ आपको। सपोज करें कि एक एटम हमने लिया था फ्लोरीन का, या फ्लोरीन से पहले हम किसी केटाइन को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम डिस्कस करते हैं सोडियम का एटम। सोडियम के एटम के एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि इसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन की क्वांटिटी 11 होगी। मींस कि देयर आर 11 प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्जेस 11 है। जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं मैंने बताया है आपको, उतने ही उसकी सराउंडिंग में क्या चीज होती है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों को बाय नेचर बैलेंस करना होता है। तो 11 प्रोटॉन है अगर, तो 11 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। मीन्स के पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मजीद आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें अब देखें, प्रोटॉन पॉजिटिव दैट इज 11, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव है दैट इज आल्सो 11। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इसने डोनेट कर दिया। जब डोनेट कर दिया तो जो नेक्स्ट फॉर्म बनेगी वो बनेगी प्रोटॉन 11 यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव है दैट इज remain 8 in the second shell. The total number of total number of electron will be 10। तो यहाँ पर आप देखें प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो तो 11 ही है, और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज रखते हैं वो कितने हो गए? वो 10 हो गए। अब यहां से एक समझने की बात यह है, इसको समझने से मजीद पहले एक और कॉन्सेप्ट आप समझें कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम जो होता है
इसके अंदर सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। मीन्स कि 11 प्रोटॉन है तो 11 पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर मौजूद होंगे। अच्छा, इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मीन्स कि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं। तो ये 11 पॉजिटिव चार्ज इन 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है। अच्छा, इसी तरह ये सेकंड शेल आ गया। सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, ये इन 11 प्रोटॉन्स को, ये जो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन इनको भी अपनी तरफ खींच रहे हैं, मीन के सेकंड शेल को भी प्रोटॉन्स अपनी तरफ खींच रहे हैं। और इसी तरह जो तीसरा शेल है उसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है, उस शेल को भी ये प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं। मीन्स के आप इसको यूं समझें कि 11 प्रोटॉन हैं जो 11 इलेक्ट्रॉन को नीचे खींच रहे हैं। या आप इसको 11 प्रोटॉन को मजीद अब और आसान करते हैं। आप इसको यूं समझें कि 11 प्रोटॉन हैं जो तीसरे शेल को नीचे खींच रहे हैं। मीन थर्ड शेल जो सबसे आखिरी शेल है, उस तीसरे शेल के ऊपर 11 प्रोटॉन मिलकर नीचे उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बीच में इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको नीचे नहीं आने देते, इसको रिपेल करते हैं ऊपर। तो यहाँ पर एक ऐसा बैलेंस बन गया है कि पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं। तो एक खास रास्ते के ऊपर अब इस जगह से इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो तीसरा शेल है, इस पॉइंट से ना नीचे आ सकता है ज्यादा, ना इससे ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक दोनों जो फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रही है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन हो रही है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हो रही है, तो इसके नतीजे में ये इस पॉइंट के ऊपर ये शेल खड़ा हो गया है। अब इससे ना नीचे आएगा ना ऊपर आएगा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है, मीन्स के नेगेटिव चार्ज जो है एक लूज हो गया, जब लूज हो गया तो अब इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो तो 11 ही है, जो नीचे से वो खींच रहे थे वो तो 11 ही हैं जो अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन जो रिपल्शन कर रहे थे वो अब 11 की बजाय 10 हो गए। मीन्स के जो नीचे से रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो थोड़ा सा कम हो गया। अब इस नतीजे में क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई और रिपल्सिव फोर्स थोड़ी सी वीक हो गई। तो नतीजतन क्या होगा कि जो एटम की साइज है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी अपने वालिद से। पेरेंट एटम मीन्स कि ये इसका पेरेंट कहलाएगा और ये आगे उसकी प्रोडक्शन कहलाएगी या उसकी जो भी आइटम कहलाएगा। तो ये जो जो केटाइन होगा ये अपने पेरेंट से साइज में थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। रीजन अब आप समझ गए होंगे कि क्यों छोटा हुआ, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स इसमें ज्यादा हो गई ड्यू टू डिसबैलेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और जिस वजह से रिपल्सिव फोर्स कम हो गई। अच्छा, जो होता है न्यूट्रॉन, सॉरी जो एनाइन होता है, उसमें ये फिनोमेना इसके अपोजिट है। वहां पर क्या होता है, अगर फ्लोरीन का एग्जांपल लें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9। अच्छे से हम लिख सकते हैं कि वाई एनाइन is always greater in size, greater in size as compared to parent atom। अपने parent atom से ये साइज में बड़ा होता है। क्यों होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि फ्लोरीन का एटम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 11, सॉरी 9 प्रोटॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और इस शेल के अंदर 7वां इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस शेल में आ गए और 7 इलेक्ट्रॉन इस शेल में आ गए। तो टोटल इसके अंदर जो प्रोटॉन की क्वांटिटी थी दैट इज 9 और जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी थी दैट इज आल्सो 9। मींस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर है और ओवरऑल दिस इज न्यूट्रल। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें कमी है, या पेयर जैसे कि पेयर की फॉर्म में इसको पेयर बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, किसी दूसरे एटम से एक अपनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अब इसके अंदर जो नई शेप बन जाएगी वो ये बनेगी कि प्रोटॉन तो 9 ही रहेंगे,
इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो गई, मीन्स कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इसमें अब ज्यादा हो गए। पहले 9 थे, अब वो 10 हो गए। मीन्स कि यहाँ पर ये देखें 2 4 6 और यहाँ पर एक मजीद आ गया, तो यहाँ पर प्रोटॉन इज 9 और जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 हो गए। मीन्स के नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्जेस कम हो गए। मीन्स के इसको दूसरे सेंस में ये समझ लें कि अब जो प्रोटॉन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो था, जो पॉजिटिव न्यूक्लियस था, ये जब इस इलेक्ट्रॉन को नीचे खींच रहा था, जब वो इस फॉर्म में था, मीन्स जब वो पेरेंट एटम था, तो ये जब खींच रहा था तो फोर्सेस बराबर थी दोनों तरफ। मीन्स कि खींचने वाली ताकत और रिपल्शन वाली ताकत बराबर थी। तो इस वजह से वो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट से ये शेल अब ना नीचे आएगा ना ज्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि सपोज करें कि जब रिपल्शन वाली फोर्स है जो रिपेल कर रही थी वो ज्यादा हो गई, तो ये इस पॉइंट से थोड़ा सा बाहर की तरफ खुल गया एटम, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसका शेल बड़ा बाहर चला गया। मीन्स के इस वजह से जो एनाइन होगा वो अपने पेरेंट एटम से साइज में बढ़ जाता है ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस। ये आपको उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया या कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको इसके बारे में मज़ीद गाइड करेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स क्या होती हैं कि एक एटम जिसके अंदर सेम एलिमेंट हो हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स बट सेम एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। मींस के कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अभी तक हमने डिस्कस किया था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, एक तीसरा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन के साथ होता है प्रोटॉन के साथ, वो न्यूक्लियस के अंदर, उसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो कम या ज्यादा हो सकता है, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी हमेशा कम या ज्यादा हो सकती है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, उसका मास डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो, उसको आइसोटोप कहा जाता है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर अगर आपको समझ में आएगा तो आगे फर्दर टॉपिक आपको समझ में आएगा। मास नंबर को समझते हैं कि जो भी न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल होता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था सोडियम का, एग्जांपल हमने ऊपर डिस्कस किया, सोडियम के अंदर प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक मास है 23। अब क्या होता है कि इसके 11 का मतलब इसके अंदर प्रोटॉन जो है वो 11 है, तो ये एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिपेंड करता है प्रोटॉन के ऊपर। जितने प्रोटॉन होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव होते हैं, उतने ही अल्लाह ताला ने इसकी सराउंडिंग में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी रखे हुए हैं। बाय नेचर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाए यहां तक इस डेफिनेशन को देखते हुए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप कहेंगे क्या, 11, क्योंकि 11 इज इसका जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। मीन्स आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे दैट इज एटॉमिक नंबर, वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अच्छा, जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जरूरी है। न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, मतलब बॉन्ड बनाने से पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तक उसने बॉन्ड नहीं बनाया किसी भी एटम ने, तो उसका जो न्यूट्रल एटम होगा उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेता है, तो जैसे अभी ऊपर एग्जांपल डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, क्लोरीन या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन की कम या ज्यादा हो सकती है। इस वजह से यहाँ पर वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर कहलाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होते रहते हैं, इस वजह से हमने डेफिनेशन में नहीं लिया। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये कभी कम या ज्यादा नहीं होते, ये जितने न्यूक्लियस में होते हैं उतने ही रहेंगे, इस वजह से एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अच्छा, एटॉमिक मास क्या होता है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं, इसके अलावा एक और पार्टिकल्स भी होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इस सोडियम के केस में 12 है, मींस कि जितने प्रोटॉन होते हैं तकरीबन उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकती है। अगर प्रोटॉन 10 11 है
एटॉमिक मास की मैं बात कर रहा हूँ कि एटॉमिक मास किसको या मास नंबर किसको कहते हैं। मास नंबर जो है, जिसको मैस नंबर भी हम कह सकते हैं, वो है 12 प्रोटॉन्स और सॉरी 11 हाँ सॉरी 11 प्रोटॉन्स, 11 प्रोटॉन्स है और 12 इसके अंदर न्यूट्रॉन्स है। तो इसका टोटल जो एटॉमिक मास हो गया दैट इज 23। अब ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इनकी क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, हाइड्रोजन का एक सिंपल एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन का एटम लें। हाइड्रोजन का एक एटम ऐसा होता है कि जिसके अंदर प्रोटॉन एक होता है और न्यूट्रॉन इसके अंदर जीरो होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इस तरह के हाइड्रोजन को अगर आप कहें एटॉमिक नंबर कितना है इसका, तो आप कहेंगे 1, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन है। अब इसका मास नंबर कितना है, तो आप कहेंगे दैट इज ऑल्सो 1, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन भी एक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इसकी बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन को इसलिए काउंट नहीं किया जाता कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गेन भी किया जा सकता है, लूज भी किया जा सकता है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम ये तो नहीं कहेंगे क्या जब गेन करने के बाद अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 हो गया, या अगर वो लूज कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो 0 हो गया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 0। ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया जाता, ना एटॉमिक नंबर में कंसीडर किया जाता है, ना एटॉमिक मास की सूरत में कंसीडर, मास नंबर की और मास नंबर और मास दोनों में इसको कंसीडर नहीं किया जाता। अब एक हाइड्रोजन दूसरा है, उसका उसके अंदर भी प्रोटॉन की क्वांटिटी 1 है और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी भी 1 है, मीन उसके में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी होता है, मीन्स के न्यूट्रॉन भी एक होता है। जब प्रोटॉन का वजन जो होता है, मास जो होता है, इसको कंसीडर किया जाता है प्रोटॉन इज 1 AMU। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि AMU या 1 इसका कहाँ से आता है। इसी तरह न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU कंसीडर किया जाए, मीन्स के जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उनको सम कर लेंगे तो वो एटॉमिक मास कहलाएगा, ये मास नंबर कहलाएगा। तो इस सूरत में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो तो 1 ही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन 1 है, लेकिन एटॉमिक मास जो है 1 और 1 2 कहलाएगा, अब ये 2 कहलाएगा। एक तीसरा हाइड्रोजन भी है। तीसरे हाइड्रोजन में क्या है कि प्रोटॉन तो 1 ही है, लेकिन न्यूट्रॉन इसके अंदर 2 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है। मीन प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होने होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी हमेशा बराबर रहती है न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है, जहां देखें न्यूट्रॉन 0 या न्यूट्रॉन 1 या न्यूट्रॉन 2। अब इस फॉर्म में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो मास नंबर जो वो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला है वो ये होगा, मास नंबर का जो फॉर्मूला है दिस इज लाइक दिस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को अब सम कर लेंगे तो ये आपका वो कहलाता है, मास कहलाता है, मास नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैथमेटिकली टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसको ए से शो किया जाता है। मैथमेटिकली मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, दोनों को बराबर कर दें तो ये आपको उसके बराबर आ जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, इसमें प्रोटॉन भी 6 हैं और न्यूट्रॉन भी 6 हैं, लेकिन एक कार्बन की आइसोटोप 13 भी है जिसका एटॉमिक नंबर तो 12 ही रहता है लेकिन एटॉमिक मास उसका 13 हो जाता है। तो वो हम फर्दर आगे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि आइसोटोप्स क्या होती हैं, जिसके अंदर न्यूट्रॉन की ऐसे एटम्स जिनके अंदर न्यूट्रॉन की क्वांटिटी कम या ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पर एक 0 न्यूट्रॉन या 2 न्यूट्रॉन या 3 न्यूट्रॉन। अब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की आइसोटोप्स कितनी है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है टोटल 3। एक ये वाली जिसमें मास 1 है, एक ये वाली जिसमें मास 2 है,
एक ये वाली जिसमें मास 3 है। इनके फिर हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं इनके खास नाम भी दिए गए हैं, बनाए गए हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम। लेकिन इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कोई खास पर्टिकुलर नाम नहीं दिया जाता। जैसे कार्बन अगर 12 है या कार्बन 13 है या कार्बन कोई और 15 है 14 है तो उनका नाम कार्बन ही रहेगा, ऐसा नहीं कि उनको अलग अलग नाम दे। तो इनका ये थोड़ा सा इसको हमने समझ लिया। इसकी सिमिलरिटीज क्या होती हैं कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब आइसोटोप्स अगर दो हैं तो उनको दोनों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम रहेगा। जैसे हाइड्रोजन का मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो तीनों हाइड्रोजन की तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर 1 ही है। मास नंबर इनका डिसिमिलरिटीज क्या होती है कि इस आइसोटोप में डिसिमिलरिटी क्या होगी कि मास नंबर डिफरेंट होगा। इसका एटॉमिक मास मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 होगा। दूसरी सिमिलरिटी क्या है इन तीनों आइसोटोप्स की आपस में, किसी भी एलिमेंट की हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें भी प्रोटॉन एक होगा, इसी वजह से नंबर 1 है। इसमें भी एटॉमिक प्रोटॉन 1 होगा, इस वजह से नंबर 1 है। और इसमें भी प्रोटॉन की क्वांटिटी बराबर होगी। तो तीनों तरह की आइसोटोप, जितनी भी टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स हो उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहते हैं। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये डिसिमिलर होते हैं, ये सेम नहीं होते। न्यूट्रॉन यहां पर इस केस में 0 है, इस आइसोटोप में 1 है और इस आइसोटोप में 2 है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बराबर होती है तो इसका इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो सेम रहती है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे कि इसका मास 1 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 हो गया। इस तरह मुख्तलिफ डेंसिटी देखेंगे या कोई और चीज फिजिकल केमिकल सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो वो फर्क पड़ जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, मतलब जहां पर जो हाइड्रोजन यहाँ पर ये अगर हाइड्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे या इलेक्ट्रॉन के लेन देन के ऊपर जो बॉन्ड बनते हैं। तो बॉन्डिंग में ये तीनों हाइड्रोजन इक्वली बिहेव करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या केमिकल प्रॉपर्टीज में इनकी सेम रहेंगी। रेट ऑफ रिएक्शन फिर ये चेंज हो जाता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये केमिकल काइनेटिक के चैप्टर में एक बड़ा चैप्टर है, टॉपिक है ये वहां हम जाएंगे तो वहां पर हम स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के आपको टॉपिक्स जो आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं, जो चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है, उसमें हमने आयन को पढ़ा, आयन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, केटाइन और एनाइन, इनको पढ़ा। ये कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे बनते हैं, उनको पढ़ा। और इनके फर्दर जो है केटाइन अपने पेरेंट एटम से शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और एनाइन अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। तो क्यों होता है वो रीजंस पढ़े, और आइसोटोप्स की फर्दर टाइप्स पढ़ी। तो एक मजीद आपको बता, थोड़ा सा एक चार्ट है, टेबल, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जो आइसोटोप्स होती हैं, मोनो आइसोटोपिक एटम, जिनकी कोई आइसोटोप नहीं होती, फर्दर सिर्फ एक ही होती है, वो ये हैं फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टाटीन, गोल्ड, सोडियम, इनकी कोई आइसोटोप नहीं होती, इनके एक ही तरह के एटम होते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनकी 2 आइसोटोप्स होती हैं वो बिस्मिथ, क्लोरीन, ब्रोमीन है। ट्राई आइसोटोप 3 आइसोटोप्स वाले नियोन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नियोन, नाइट्रोजन आ गए। टेट्रा वाले पेंटा, हेक्सा, नैनो, ये मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं, ये इनके टाइप्स हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।